अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, एमडी कैट के यूनिट नंबर 3 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4। नेम है वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें एज सच कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स में हो जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क क्या होता है? वर्क की मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूनिक चीज़ों की तरफ जाएं। फोर्स, वर्क क्या होता है? फोर्स एक बॉडी पे लगती है और वो बॉडी मूव करती है किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। एक बॉडी थी, उस पर हमने लगाई फोर्स और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। या उसने फोर्स लगी किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। कुछ भी कह सकते हैं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों की। तो ये क्या बन जाता है? वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एक और कंडीशन है, अगर हम फोर्स लगाते हैं ये, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी ये वाला कवर करेगी ना, तो हमें फोर्स कौन सी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाली। तो इसको हम कंपोनेंट्स में तब्दील कर देते हैं। कंपोनेंट्स में तब्दील किया तो क्या बन गया? ये नीचे वाला क्या होगा? एफ कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा के सामने मैंने पहले बताया था वर्टिकल होता है। ये एफ साइन ऑफ थीटा। अब बताएं कि ये डी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कौन सा है? एफ कॉज ऑफ थीटा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कॉज ऑफ थीटा लग रहा है, तो वर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? एफ कॉज ऑफ थीटा। फोर्स का एफ कॉज ऑफ थीटा मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क प्रोड्यूस करेगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है, इसकी और इसकी। वो ये है कि ये दोनों फार्मूलाज कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है, फोर्स ऐसे जो लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट ही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी इस तरह है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जब वो एक्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास क्या प्रोड्यूस नहीं होता? वर्क प्रोड्यूस नहीं होता। उनमें से सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन हो गई हमारे पास, हम एक ऑब्जेक्ट है उसको कैरी करके जा रहे हैं, लिफ्ट करके जा रहे हैं। अ मैन कैरिंग एन ऑब्जेक्ट एंड मूविंग, ठीक है। तो वो भी क्या होती है? हमारे पास वर्क डन ज़ीरो होता है। वो क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। व्हेन W इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन फोर्स एक्ट कर रही होती है इनमें। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। ये लेट्स सपोज के कोई बेस है, उससे हमने ये स्ट्रिंग बांधी हुई है और यहाँ पे कोई चीज़ है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब होता यूँ है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो इसके क्या होता है? अक्रॉस द टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट। अब जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? टेंशन की फोर्स। ये एंगल क्या हो गया? 90। जब एंगल 90 होता है तो कॉज 90 क्या होता है? ज़ीरो। वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो। 2017 में एम कैट में क्वेश्चन आया था कि वर्क डन कब ज़ीरो होता है। तो उसके जो ऑप्शन थे, एक था ऐसे राइटिंग और एक और था सर्कुलर मोशन, और भी दो ऑप्शंस थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका ऐसे राइटिंग लगाया था, क्योंकि पहला ऑप्शन था और सबको ये लगता है ऐसे राइटिंग में वर्क नहीं होता, और सर्कुलर मोशन को सबने इग्नोर किया था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में 100% वर्क डन ज़ीरो होता है। ऐसे राइटिंग में देखें, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाई डाउनवर्ड और इस तरफ, मीन मेरी फोर्स इस तरफ थी ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये,
एंगल बन रहा है, मीन वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर ऐसी कोई ऑप्शन आ जाए तो आपने ऐसे राइटिंग वगैरह नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे कोई डाउट नहीं है, 100% सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक और कंडीशन है जिसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, अगर आप किसी चीज़ को लिफ्ट करके मूव कर रहे हैं हॉरिजेंटली। अब लिफ्टिंग में जब होगी तो आपने फोर्स लगाई कहाँ पर, अब लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, इसने एक ऑब्जेक्ट कैरी किया हुआ है और फोर्स लगाई हुई है यूं, ठीक है, और आगे की तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे कवर कर रहा है, ऐसे उठा के, जैसे एक बाल्टी होती है उसे आप लिफ्ट उठा के आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, तब वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। लास्ट कंडीशन ये है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तब भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, अच्छा अब एग्जांपल ले लेते हैं कि पैराशूटर होता है, ठीक है, पैराट्रूपर या पैराशूटर जो भी है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अब अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रही है ना, लेकिन होता यूं है कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि क्या होती है, यूनिफॉर्म। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो तो एफ नेट आल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। जब फोर्स ज़ीरो हो जाती है तो वर्क डन भी ज़ीरो, ठीक है। अब आप कह सकते हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रही थी, तब ये क्यों हुआ कि फोर्स तो एक्ट कर रही थी, तब क्यों हुआ कि वर्क डन ज़ीरो है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर एक्ट कर रही थी, लेकिन असल में होता यूँ है कि वो बैलेंस्ड फोर्स होती है, जितना ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है उतना उसके ऊपर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी किस में होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और उसमें एक्सेलरेशन, नेट फोर्स और वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब हम केसेस पढ़ेंगे एंगल, डिफरेंट एंगल्स पे वर्क डन क्या होता है, वर्क और डायरेक्शन ऑफ एफ एंड डी, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एंगल है ज़ीरो, वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम, क्यों, एफ डी कॉज ऑफ थीटा में ज़ीरो पुट करें तो क्या आएगा, ज़ीरो की जगह वन, कॉस ज़ीरो वन, एफ डी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एफ डी, ये क्या, ये कंडीशन कब होती है, जब वो किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो। एंगल, ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, मिनिमम और ज़ीरो, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर। थर्ड कंडीशन, एंगल है हमारे पास 180, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंटी पैरेलल, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल है, हाँ है, जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो क्या होती है, जब आपने किसी चीज़ को लिफ्ट किया ऊपर की तरफ तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स, वो किस तरफ होती है, डाउनवर्ड, और आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर कराया, ऊपर की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एंटी पैरेलल, तब क्या होता है, एंगल 180 और वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, यहाँ नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपका जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। आपने ये नहीं सोचना, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 0, 5 और -10 इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे -10, उसके बाद 0, फिर 5। लेकिन अगर मैं यही कंडीशंस वर्क के लिए ले आऊँ तब जो मैक्सिमम वर्क है वो ये है, वर्क सबसे ज़्यादा ये लग रहा है, लेकिन ये है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके, वर्क डन में फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, वर्क की ऐसे खुद कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क डन में फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है,
इसका माइनस का ये मतलब है, आपने इसे मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर एंगल बड़ा है किससे, 90 से, तब क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर एंगल छोटा है 90 से, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर एंगल है 270 डिग्री, तब वर्क डन क्या होगा। बेटा 270 डिग्री एंगल पॉसिबल नहीं होता। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, तो आप कहेंगे सर ये एंगल क्या हो गया 270। नहीं, मैक्सिमम एंगल दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कितना होता है, 180 का। 180 का क्यों होता है, 180 का इसलिए होता है क्योंकि हमने दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल लेना होता है वो छोटे वाला लेना होता है। अब ऊपर से भी एंगल लें तो 180, नीचे से भी एंगल लें तो 180। इसके अलावा जो केस आ जाएगा उसमें कोई ना कोई छोटा केस बनता है। अब ये देखें यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ 270, ये 90। अब ज़्यादा छोटा कौन सा है, 90 है, तो हमने 90 कंसीडर करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। पहला तो इसका कॉमन यूनिट है जाउल, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। एक और यूनिट है जाउल इज इक्वल टू अर्च। ये सीजीएस सिस्टम में होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम वगैरह मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि ये एज सच नहीं आते एमकैट में, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी कन्वर्जन करनी पड़ती है कि मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर लेना है, किलोग्राम को ग्राम्स में तब्दील कर देना, वो खुद ब खुद सीजीएस में ही तब्दील हो जाता है। इसका यही वाला यूनिट कौन सा है, पहला यूनिट जाउल जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, दूसरा यूनिट अर्ज है सीजीएस सिस्टम में। इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट इसका है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ना कि ये पावर का यूनिट है। आपको पता है किलो वाट किसका यूनिट है, पावर का। आवर किसका यूनिट है, टाइम का। पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन ओवर टाइम। जब टाइम पावर से मल्टीप्लाई हो जाए विच इज इक्वल टू वर्क डन, ये वाला बन गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर आ जाए कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है तो आपने ये वाला लगाना है, किलो वाट आवर। उसके बाद है ईवी, ये भी एनर्जी का यूनिट है, उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हीट, अगर हमारे पास कोई हीट की वैल्यूज़ हैं तो हम उनमें एनर्जी का या वर्क डन का लेवल क्या होगा, वर्क डन का यूनिट कैलोरी विच इज़ इक्वल टू 4.18 जूल। ये थी कॉमन अंडरस्टैंडिंग वर्क की। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने एफडी ग्राफ पढ़ना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। उसके हमको एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही हम वर्क डन के सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग।